हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, मैं प्रयाग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर पर। आज हमारी राजनीति विज्ञान की 8वीं क्लास है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। दरअसल राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का तात्पर्य है कि जो राज्य है, जिसकी हम पिछली वीडियो में व्याख्या कर चुके हैं कि राज्य है क्या और उसके तत्व कौन कौन से हैं, ये उसी पर आधारित है कि आखिर उस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और ये सिद्धांत जो बने हैं वो कल्पना के आधार पर बनाए गए हैं। हालांकि कल्पना के आधार से पूर्व भी विद्वान थे, उन्होंने इतिहास के आधार पे राज्य की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया, यानी इतिहास से कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्यों के माध्यम से जानने का प्रयास किया, लेकिन इतना साक्ष्य कोई एविडेंस उनको प्राप्त नहीं हुए जिसके माध्यम से वो बता पाएँ स्पेसिफिक तरीके से कि राज्य की उत्पत्ति ऐसे ऐसे तरीके से हुई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने एक आगे स्टेप बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि कल्पना के आधार पर हम चीज़ों को गढ़ते हैं और कल्पना के आधार पर सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं और उसके आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित करके राज्य की उत्पत्ति को हम बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा ऐसा माना गया। ठीक है, तो उन्होंने कल्पना की और कल्पना के आधार पर सिद्धांतों को बनाया और उन सिद्धांतों को बना करके राज्य की जो उत्पत्ति थी उसको बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पे 4 सिद्धांत जो हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला है दैवी सिद्धांत, दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। मेरी क्लास का एक प्रकार से समझने की कोशिश करिएगा। मेरी क्लास में मैं चीज़ों को फैक्चुअल तरीके से इतना नहीं बताने वाला हूँ। आखिरकार जो सिद्धांत है वो कहना क्या चाहता है आपको ये समझ में आनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये क्लास मस्ट है आप लोगों की। बाकी आपको नोट्स, PDF वगैरह सारी चीज़ें बुक में और कंटेंट मिल ही जाएगा। ये है क्या, कहना क्या चाहता है सिद्धांत, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हर एक वाक्य में कई प्रकार के शब्द होते हैं और उन हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है और महत्व होता है। और ऐसा महत्व होता है किसी शब्द का कि वो पूरे वाक्य के अर्थ को निचोड़ के रख देता है। वैसे ही इन सिद्धांतों के माध्यम से जो वाक्य बने हैं कि दैवी का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, आप केवल उसके मेन जो उसका वर्ड है उसको समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है। जैसे कि दैवी सिद्धांत है तो यहाँ पे दैवी लगा है। दैवी हम क्या समझते हैं, जब कभी भी दैवी बात आती है तो इसका मतलब है वो ईश्वर से रिलेटेड है, यानी भगवान से, गॉड से रिलेटेड है। यही है, ये एक ऐसा सिद्धांत था, एक ऐसी थ्योरी थी जो भगवान से संबंधित थी। अर्थात इस दैवी सिद्धांत के माध्यम से कहा गया कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा की गई, यानी ईश्वर प्रदत्त है। सॉरी, अभी लाइट चली गई, बट यहाँ पे देखने वाला तो कुछ नहीं है, बट आई होप कि यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ करती है। तो अभी के लिए क्या है कि जो सिद्धांत था वो प्रतिपादित तो इन लोगों ने कर दिया, लेकिन दैवी आधार का जो सिद्धांत था वो ऐसा प्रतिपादित हुआ कि जो कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान को नहीं मान रहे थे, उनके लिए वो चीज़ें बड़ी मुश्किल में रहीं, क्योंकि वो भी एक राज्य में रहते थे और उनके लिए ये मानना कि दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का आधार है, ये उनके लिए बात हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान ने राज्य की उत्पत्ति कैसे की है। ठीक है, वही प्रकार था कि काफ़ी यहाँ पर अपवाद भी थे, उनकी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन दैवी सिद्धांत यही कहता है कि जो राज्य है उसकी उत्पत्ति भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। अर्थात अब आप कहोगे कि राज्य में तो एक शासक भी होना चाहिए, तो कैसे भगवान आके शासन करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जो राजा होता है, जो राज्य का राजा होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और वही आकर के पूरे जो राज्य है उसका संचालन करता है। ठीक है, तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा को यहाँ पर माना गया। लेकिन एक और बात कही गई कि अगर आप एक नागरिक होते हुए राजा का अपमान करते हो तो वो एक ईश्वर का ही अपमान माना जाएगा, क्योंकि राज्य एक ईश्वर प्रदत्त संस्था है और राज्य का जो निर्माण हुआ है वो एक दैवी सिद्धांत के आधार पर हुआ है। अर्थात अगर आपने राजा को अपमानित करने का प्रयास किया तो वो ईश्वर को अपमानित करने जैसा होगा। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि और हाँ, अगर ईश्वर को कोई अपमानित करना चाहता नहीं है, अगर हम कुछ नास्तिक लोगों की बात छोड़ दें तो ईश्वर को अगर आप राजा को अपमानित कर रहे हैं तो ईश्वर को भी अपमानित किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है शक्ति का सिद्धांत। हालांकि इसके कुछ यहाँ पर अपवाद भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अपवाद नहीं, सॉरी, आलोचनाएँ। अगर आलोचनाएँ समझ में आ गई, क्योंकि आलोचनाएँ क्यों हुई, क्योंकि दैवी सिद्धांत वास्तव में इतना प्रबल नहीं रहा जितना कि यहाँ पर बताया गया है। तो दैवी सिद्धांत की जो पहली आलोचना है वो है कि अनैतिहासिक है और ये अवैज्ञानिक है। स्वाभाविक है
कि ये अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक कैसे है? दरअसल जैसे हम पढ़ते हैं कभी भी चीज़ को, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाम करके पढ़ते हैं कि पक्ष और विपक्ष, ठीक है, एक दोनों के विरोधी है दूसरे। तो इसी प्रकार से बात कही जाती है विज्ञान और आध्यात्म। आध्यात्म तो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, लेकिन विज्ञान बहुत ही टेक्निक से और बाकी जितना भी मैथडोलॉजी है उनसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। तो आप देखोगे कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं, है नहीं, ठीक है। आज के संदर्भ में तो जान ही पड़ते हैं आध्यात्म और विज्ञान। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो ये सिद्धांत जो था वो आध्यात्म पे फोकस कर रहा था। तो अगर आध्यात्म में फोकस ये चीज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि वो साइंटिफिक मेथड के एकदम विपरीत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहली आलोचना कही गई और कहा गया कि इसका कोई इतिहास नहीं। आप कैसे बताओगे कि ईश्वर ने आकर के राज्य की उत्पत्ति की? किस आधार पे कहोगे कि किसी राजा को वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया वहाँ उस राज्य का संचालन करने के लिए? किस आधार पे कहोगे? कोई इतिहास ही नहीं है। अगर इतिहास होता तो इतिहास के आधार पर राज्य की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई इतिहास ही नहीं है, ठीक है। अगली आलोचना हुई कि हाँ, राजा जो होगा वो स्वेच्छाचारी भी हो सकता है। अब मान लो कि आपने राजा को प्रतिनिधि बना दिया कि जाओ राज्य में शासन करो, जाके ईश्वर ने बना दिया राजा को कि जाओ शासन करो। वो राजा स्वेच्छाचारी भी हो सकता है, वो अपने ही हिसाब से काम करेगा, वो निरंकुश होगा एक प्रकार से। और निरंकुश राजतंत्र कैसा होता है आपको पता है? निरंकुश राजा, कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी प्रकार का, वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा संचालन करे, अपनी मनमानी करे। आप देखते हो कि उत्तर कोरिया में क्या है और यहाँ तक कि चीन में भी कभी कभार। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र पैदा होने का खतरा था। तो दूसरी आलोचना इस माध्यम से की गई, अगर आप दैवी संस्था सिद्धांत के आधार पे राज्य की उत्पत्ति को बताते हो तो वहाँ पे निरंकुश राजा होगा, ठीक है। अगला है कि अतार्किक है, इसका कोई तर्क ही नहीं है। आप किस आधार पे कह रहे हो कि दैवी सिद्धांत ईश्वर प्रदत्त संस्था है? इसके बाद है कि रूढ़िवादी धारणा है। रूढ़िवादी तो ही है कि आप किसी भी चीज़ को बिना फैक्ट्स के अगर रख रहे हो, बिना फैक्ट्स के कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ रूढ़िवादी है हमारे लिए, ठीक है। एक परंपरा है, ऐसी परंपरा एक अंधविश्वास के रूप में हमारे सामने है। इसके बाद आता है कि नास्तिकों के लिए निरर्थक। स्वाभाविक है कि नास्तिकों के लिए, जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे, उनके लिए तो ये दिक्कत भरी होगी ना। वो इस सिद्धांत को तो बिल्कुल मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जब भगवान को नहीं मानते तो इस सिद्धांत को क्या मानेंगे? और ये सिद्धांत तो भगवान के द्वारा बनाया गया है एक प्रकार से, क्योंकि राज्य तो दैवी सिद्धांत पर है ना। मतलब राज्य का जो उत्पत्ति हुई है वो तो एक ईश्वर प्रदत्त संस्था के रूप में हुई है ना। इसके बाद दूसरा जो आता है, चलिए लाइट आई गई, बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद जो दूसरा आता है सिद्धांत वो है शक्ति का सिद्धांत। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है। मैंने कहा था ना कि हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है, और वो शब्द अगर अर्थ अच्छे से निचोड़ रहा है तो स्वाभाविक है कि वो जो वाक्य है उसका अर्थ भी अच्छे से निकल आएगा। यहाँ पे शक्ति, जो शक्ति है, शक्ति का मतलब क्या होता है कि किसी पर दबाव डालना, ठीक है, किसी भी प्रकार का। आप किसी भी चीज़ पर अगर मान लीजिए कोई सोखता है, अगर आप उस पर प्रेस करते हो तो वो भी दबाव लग, वो शक्ति लग रही है, आपकी ऊर्जा ही वे हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति का मतलब था कि जो निर्बल लोग थे उन पर सबल लोगों का शासन, ठीक है। एक प्रकार से हमसे कोई कमजोर हो, निम्न वर्ग का हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे उन लोगों ने निम्न वर्गों को दबा करके इस शक्ति के सिद्धांत की व्याख्या का प्रतिपादन किया, और इसी के आधार पे राज्य की उत्पत्ति हुई, और वही राज्य की उत्पत्ति शक्ति के सिद्धांत पर आधारित हो गया। कैसे हो गया? कि जब उच्च वर्ग के लोगों ने निम्न वर्ग पर अपना प्रभाव जमाया और उनके प्रभाव को जमा करके एक राज्य का निर्माण कर लिया। क्योंकि अगर कहते नहीं कि आप किसी की कठपुतली ना बनो, कठपुतली बनने का मतलब हम उस बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं या कठपुतली को कंट्रोल कर रहे हैं। हम जानते हैं हम जैसा नचाएंगे वैसा नाचोगे। वही तरीका हुआ यहाँ पर भी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको उच्च वर्गों ने ऐसा दबाया, ऐसा प्रेशराइज किया कि अब उच्च वर्ग वाले जैसा कहेंगे वैसा होगा, उनके हिसाब से शासन चलेगा, और उनके हिसाब से शासन चलेगा। तो यहीं से एक राज्य के निर्माण की राज्य की उत्पत्ति की यहाँ पर जो व्याख्या है वो निकल कर आई, और ये शक्ति के सिद्धांत के माध्यम से संभव हो पाया। शक्ति के सिद्धांत बहुत ही मोटे तौर पे मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्ट्स या क्या घटित हुआ इस सिद्धांत के माध्यम से, किसने कहा, कब कहा, ये कुछ नहीं समझना है, क्योंकि इतना समय भी नहीं है समझने का। बस चीज़ों को समझो कि कहना क्या चाह रहा है, कौन सा सिद्धांत किस बात को रखना चाहता है और किस आधार पर कह रहा है कि वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का जो महत्व है वो ग्रहण कर रहा है। आपको बस इतना समझना है। तो शक्ति का यानी शक्ति के आधार पर
निम्न वर्गों को दबा करके उच्च वर्गों के माध्यम से जिस प्रकार का वहां पर शासन अपनाया गया वो एक प्रकार से राज्य के अंतर्गत आ गया और राज्य की उत्पत्ति वहीं से होनी शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है आप लोगों के लिए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत ये क्या कहता है? सामाजिक मतलब समाज जो हम रहते हैं, सामाजिक कहते हैं नहीं, आपका व्यवहार बड़ा सामाजिक है, तो सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ, और समझौता मतलब किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, समझौता किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो सामाजिक समझौता। तो आपको ये बात निकल कर आ रही होगी, यहाँ पे भी शब्द हैं अपने और उन शब्दों का अर्थ निकल कर आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी चीज का यहाँ पे उत्पत्ति करना, यानी राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुई। कैसे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर, यानी समाज का जो समझौता था उसके आधार पर ये जो राज्य की उत्पत्ति है वो हुई है। अब कैसे हुई है राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर? यहां पर कहने का मतलब है आपको समझना है इन चीजों को। यहां पर ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझना, तो मैं इधर थोड़ा सा आपको जगह बनाता हूं जिससे कि आप चीजों को समझ लें, और अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो ये दूसरा वाला तो बहुत ईजी है, चौथा वाला आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत यहां पे दो काल बताए गए, दो समय बताया गया, दो इरा बताई गई। एक पहला था आपका जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत आता था, वो था आपका प्राकृतिक काल। एक दौर था या एक काल था जिसको कहते हैं प्राकृतिक काल, और जो दूसरा काल था वो था नागरिक जीवन का काल। राइटिंग मेरी बन नहीं रही है, ठीक है, लेकिन आप लोग समझने के लिए बहुत है। तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया प्राकृतिक काल के रूप में, एक समय जो प्राकृतिक काल कहलाया, दूसरा समय जो नागरिक जीवन का काल का। ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका सामाजिक समझौते के सिद्धांत का मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये दोनों तो हो गए आपके। तो जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत था उसको दो भागों में बांटा गया। एक था प्राकृतिक काल और दूसरा था नागरिक जीवन का काल। अब ये दोनों काल क्या कहना चाहते थे, इनका क्या अपना महत्व था? दरअसल प्राकृतिक काल में को लेकर के कई विद्वानों के मतभेद हैं, और मतभेद इस बात को लेकर हैं कि प्राकृतिक काल में जो व्यक्ति था वो उसका स्वभाव कैसा था, इस बात को लेकर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक काल का जो मनुष्य था, जो व्यक्ति था, वो बहुत ही सदाचारी था, बहुत ही विनम्र स्वभाव का था और लोगों का आदर करता था, एक दूसरे से मिलता था। लेकिन इस बात पर एक ही मत है कि जो व्यक्ति था वो अज्ञानी था, मतलब वो कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता था, उसके अंदर नॉलेज नहीं था एक प्रकार से। तो प्राकृतिक काल के ये लोग थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उनको नॉलेज भी नहीं था और वो अपने हित के लिए काम करते थे, उनका सिर्फ अपना हित जुड़ा होता था। हर आदमी प्राकृतिक, कुल मिलाकर आप सरल शब्दों में समझो, किसी भी यहाँ पे मतभेद क्या है क्या नहीं रहे, अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझो कि प्राकृतिक काल वो था जहाँ पे मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता था, अपने हिसाब से काम करता था, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था। उसको क्या करना है, कैसे करना है, कोई संस्था नहीं होती थी जो उस पर नियंत्रण रख सकती होती थी। लेकिन बहुत ही सदाचारी व्यवहार का मनुष्य होता था उसको, लेकिन ज्ञान भी नहीं था किसी भी चीज़। अगर ज्ञान होता तो राज्य का निर्माण कब का हो गया होता। तो प्राकृतिक जो काल है वो हुआ। लेकिन फिर विद्वान कहते हैं कि ये प्राकृतिक काल अपने हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा था, जैसा इसको चलना चाहिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा था प्राकृतिक काल के हिसाब से। प्राकृतिक काल का जो मनुष्य था वो बहुत अच्छे से एक सुगठित रूप से, अगर देखा जाए सुव्यवस्थित रूप से, वो सब कुछ अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन बाय द चांस ऐसी परिस्थितियां आ गई कि उसको विवश होना पड़ा एक ऐसा समझौता करने के लिए जो उसको नागरिक के रूप में बना सके। अब नागरिक क्यों बना सके? क्योंकि नागरिक व्यक्ति तभी होगा जब वो राज्य के अंदर निवास करेगा, ठीक है। तो उनको कुछ परिस्थितियां ऐसे आ गई। अभी मान लो कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, जो चाहते हो वो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों का सम्मान कर, आपको नॉलेज नहीं है किसी, अगर नॉलेज होता तो राज्य कब का बन गया होता। और ये प्राकृतिक काल चल रहा है और हम जो चाहे वो कर लें। लेकिन मान लो कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन कभी हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ जाए, कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि हमें मजबूरन एक संस्था बनानी पड़े जो राज्य के रूप में हो, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि इन लोगों को जो प्राकृतिक काल में जी रहे थे, इनको नागरिक बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, इनको एक राज्य का बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब इन लोगों ने दूसरे लोगों से समझौता किया और समझौता कर करके एक राज्य का निर्माण किया, एक राज्य की उत्पत्ति की, ठीक, राज्य का निर्माण किया। तो राज्य का जो निर्माण इन लोगों ने किया वो समझौते के आधार पे किया। पहले ये लोग बिल्कुल भी
ज्ञान नहीं था इन लोगों को, लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इनको जब मजबूरन आ करके लोगों से समझौता करना पड़ा और समझौते के आधार पर पे कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे राज्य को बनवाना पड़ा, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। उन परिस्थितियों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है, बस उनकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ गई, परिस्थितियाँ आ गई कि इनको राज्य बनाना ही पड़ा। ठीक है, फिर अगला आता है, और हाँ इसका हम आलोचना भी देख लेते हैं। ये जो आपके सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की गई है, और इसकी आलोचना के हिसाब से अगर देखें तो यहां पर एक सेकेंड, यहां पर कहा गया है वही चीज, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो अनैतिहासिक है, इसका कोई इतिहास नहीं है। आप किस आधार पे कहोगे कि उन लोगों ने, वो प्रकृति काल में थे, क्या साक्ष्य है कि प्रकृति काल में मनुष्य इतना ज्ञानी हुआ करता था? क्या साक्ष्य है आपके पास कि जो प्रकृति काल का मनुष्य था वो अपने लिए अपने हिसाब से काम करता था? क्या साक्ष्य है आपके पास कि प्रकृति काल का मनुष्य इतना सदाचारी, विनम्र निवेदन करने वाला था? किस आधार पे आप ये कह सकते हो? कोई इसका इतिहास नहीं था। आप अगर इतिहास होता तो कब का राज्य बन गया होता? फिर वही बात आई। फिर अगला है कि प्राकृतिक अवस्था की धारणा जो है वो गलत है, और फिर आलोचक जो थे वो कहते हैं कि प्राकृतिक काल कुछ था ही नहीं। आप प्राकृतिक काल में चीज़ों को ले रहे हो कि मनुष्य सदाचारी था, मनुष्य विनम्र निवेदन से जीवन यापन करता था, लोगों का सम्मान करता था, अज्ञानी था, उसको ज्ञान नहीं था किसी भी चीज़ का। तो सारी चीज़ें निराधार, इनका कोई मौलिक, उसका कोई मूल आधार ही नहीं है। ये सारी मतलब प्रकृति काल नामक कोई चीज़ ही नहीं थी, इनका मानना था। आलोचकों का मानना था कि प्रकृति का काल था ही नहीं, और पता नहीं कहाँ से प्रकृति का काल है। अगर प्रकृति का काल था तो क्या इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि प्रकृति का काल था? इतिहास में जब नहीं लिखा है कि प्रकृति का काल था, तो आप किस आधार पर कह सकते हो कि प्रकृति काल था? फिर जाकर के उनके साथ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको मजबूरन नागरिक जीवन के रूप में आना पड़ा, एक नागरिक के रूप में जीवन, व्यक्ति से नागरिक का जीवन व्यतीत करना पड़ा, और राज्य का निर्माण करना पड़ा समझौते के आधार पे। किस आधार पे कह सकते हो आप? तो ये बात यहां पर थी। अगली आलोचना यहां पर दार्शनिक आधार पे कही गई। दार्शनिक आधार है कि आप कैसे किसी भी चीज को इमेजिन कर लेते हो कि प्राकृतिक काल, वही बात हुई दर्शन के आधार पे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। किस आधार पे? कोई तथ्य तो है ही नहीं आपके पास। आप किस आधार पे कह रहे हो कि ये सारी चीजें यहां पर विद्यमान थी? आलोचना जो है एक प्रकार से सिर्फ प्रकृति, अगर प्राकृतिक काल ना होता तो इस पर थोड़ा विचार किया जा सकता था। प्राकृतिक काल आ गया तो आलोचकों के जो उनकी बात का बल मिल गया उनको कि आखिर प्राकृतिक काल था क्या? इसका कोई साक्षी नहीं है, तो हम कैसे कहते हैं कि प्राकृतिक काल में था, उसके बाद समझौता करना पड़ा, ये सारी चीजें थी। इसके बाद अगला टॉपिक है आप लोगों का ऐतिहासिक अथवा विकासवादी। बहुत ही थोड़ा सा चीज़ों को एक पॉइंट को मैं 3-4 बार बोलता हूँ, आई होप समझ में आ जाएगा। आप ये मत समझना कि मैं पहले दूसरी बोलता हूँ, तीसरी फिर बोलता हूँ बात, सब एक ही चीज़ है। थोड़ा सा बात को हम कनेक्ट करके कोशिश करते हैं तो ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, फिर है कि ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, ये क्या था? बहुत ही ईजी है इसको। ऐतिहासिक मतलब इतिहास, और विकासवादी मतलब विकास कर रहा है किसी भी चीज़ को। हमने पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें इस बात की हमने साफ साफ चर्चा की है कि जो राज्य है, या राज्य नहीं, जो कोई भी संस्था हो, वो उसका कभी निर्माण नहीं होता है, वो संस्था विकास का परिणाम होती है। वो संस्था विकास का परिणाम होती है। उस संस्था का कभी, कोई भी संस्था हो, उसका कभी निर्माण नहीं होता है। एट द पर्टिकुलर टाइम कोई भी चीज़ नहीं बनती, हर एक चीज़ का विकास होता है। अगर आप किसी भी संस्था को खोलना चाहते हो, जैसे आरएसएस है, आरएसएस एक समय पे नहीं बनी होगी, उसका विकास हुआ है, और विकास हुआ है तभी तो आज सब लोग जानते हैं उसको। ठीक है, अब देखो मैंने जितने 3 सिद्धांत बताए पहले, अभी दैवी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, बहुत ही गिचपिच हो गया है, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही होगी, आई हो। ठीक है, 3 सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है कि ये कहते हैं कि राज्य के, चाहे वो दैवी आधार पे कहें, शक्ति के आधार पे, सामाजिक समझौते के आधार, ये चीजें तो किनारे हो गई, लेकिन इन तीनों का निष्कर्ष निकल कर आता है कि जो राज्य है उसका निर्माण हुआ है, उसका निर्माण हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है। तो ये निर्माण कैसे हुआ? राज्य तो एक संस्था, उस संस्था का भी निर्माण नहीं होता है, संस्था का तो विकास होता है, विकास का परिणाम होती है संस्था। तो ये तो 3 सिद्धांत अमान्य हो गए पूरी तरीके से, इनको मान्यता प्राप्त हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये निर्माण पर ध्यान दे रहे थे कि जो राज्य है उसका निर्माण होता है। लेकिन फिर एक आया सिद्धांत जिसको कहते हैं ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से जुड़ा हो, और विकासवादी मतलब जिसका विकास हुआ हो। ठीक है, यहां पे दोनों समझ में आया। इतिहास मतलब जो इसका कोई इतिहास हो, ऐतिहासिक मतलब, और विकास मतलब जिसका विकास हुआ हो।
तो एक ऐसी संस्था, राज्य एक संस्था थी, इसका आप इतिहास निकालने के प्रयास करोगे तो इतिहास आपको विकास के उस क्रम में ही मिलेगा। आप कभी जाकर के किसी साक्ष्य को इकट्ठा करके आप नहीं ढूंढ, अगर आपको नहीं मिल रहा है साक्ष्य, तो स्वाभाविक है कि उसके विकास के क्रम को पहचानने की कोशिश करो कि उसका विकास कैसे हुआ है। उसके विकास, और विकास स्वाभाविक है कि इतिहास से जुड़ा हुआ होता है, बिना इतिहास के कोई विकास नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कुल मिला के निष्कर्ष निकला कि ये वाला जो है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑथेंटिक जो थ्योरी है वो है। ठीक है, और इसको ही माना गया है, इसके आधार पे ही कहा गया है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो विकासवादी परिणाम है, ना कि एक उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप कंटेंट देखेंगे ना, देखिए बहुत मैंने इधर उधर का कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग वीडियो शुरुआत करने से पहले चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आपने देखा होगा कि क्या लिखा था बोर्ड पे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि कैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं, कौन से जो आपके सिलेबस में हैं। लेकिन इसमें बहुत सा कंटेंट आपको मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आप किताब देख लीजिएगा, PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे, उनको देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कि वो चीज़ कहनी क्या चाहती है। अगर कोई सिद्धांत है तो उसका वो कहना क्या चाहता है, वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो और वो आपको क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो मेरी क्लास का उद्देश्य चीज़ों को समझाना है, कैसे क्या हुआ, कैसे आलोचना हुई और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम कल मिलेंगे, जिस पर हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के प्रकृति के सिद्धांतों पर, और उसके बाद हम लोक कल्याणकारी राज्य और राज्य के उद्देश्य क्या है, फिर लोक कल्याणकारी राज्य, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, इन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल एक नेक्स्ट वीडियो में, जिस पर हम राज्य के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।